Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, हम सारे के सारे पूरे विश्व भर में कोरोना को जूझने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए अपने अपने घरों में बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छा उपयोगी संवाद हो। इस संवाद में करना चाहता हूं आपके साथ विश्व भर के अर्थकारण के बारे में, विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए, इसकी शुरुआत हुई कोरोना की चीन से। अब ये शुरुआत किसने की, जानबूझकर की या ऐसे ही हुई, हमें कुछ पता नहीं। उसका विश्लेषण जारी है। लेकिन एक बात जरूर है जो मेरा निष्कर्ष है, मैं देख रहा हूं कि एक तरफ जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी और भी कुछ 2-3 छोटे राष्ट्र जैसे ताइवान वगैरह वगैरह, इन्होंने बड़ी आसानी से, बड़े संयम से, बड़ी सूझबूझ के साथ कोरोना का मुकाबला किया, उससे बाहर आए और उनके देश, उनकी अर्थव्यवस्थाएं ठीक काम कर रही हैं। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था, बड़ा देश अमेरिका जैसा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जूझ रहा है, झगड़ रहा है, बड़ी समस्या आन पड़ी है। न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, और उसके पहले जो स्पेन में हुआ, जो इटली में हुआ, वो भी हमने देखा। और अब हम हमारे देश में, भारत में, इतना खंडप्राय देश, इतना बड़ा देश, हम भी अपने तरीके से कोरोना के साथ जूझ रहे हैं। हमारी अपनी समस्याएं हैं, हमारी अपनी मर्यादाएं हैं, हमारी आबादी इतनी बड़ी है, हमारी साधन सामग्री कम है, काफ़ी हमारी समस्याएं हैं। और कोरोना आने के पहले ही हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ पहली की जो समस्याएं थी वो तो थी ही। रोजगार कम हुआ था, मुद्रास्फीति कुछ हद तक बढ़ चुकी थी, उत्पादन में कमी आई थी, जीडीपी के वृद्धि का दर कम हो चुका था, बैंकों में काम ठीक नहीं हो रहा था, नॉन प्रोडक्टिव एसेट जिसे हम कहते हैं, डूबने वाले जो कर्ज थे, उनकी मात्रा थोड़ी बढ़ चुकी थी। और इस सारी पार्श्वभूमि पर ये कोरोना की समस्या का प्रारंभ हुआ। अब अमेरिका में जो हो रहा है हम देख रहे हैं, न्यूयॉर्क शहर में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं, जूझ रहे हैं। इससे हम बाहर निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। लेकिन मैं कुछ निष्कर्ष आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे मैंने अमेरिका के बारे में कहा, अब दूसरा बड़ा निष्कर्ष यहां यह आता है, ये अपना मेरा विश्लेषण है। एक तरफ अमेरिका का पूंजीवाद, उसमें से छुपा हुआ जिसे हम कहते हैं भ्रष्ट पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म, और दूसरी तरफ चीन का कम्युनिस्ट कैपिटलिज्म, यानी कम्युनिस्ट विचारधारा से बना हुआ पूंजीवाद। यानी चीनी सरकार के लिए तो ये पूंजीवाद है, चीनी आम जनता के लिए ये कम्युनिस्ट पूंजीवाद है। एक बड़ा ही अलग तरीके का ढंग का मिश्रण है जिसका इस्तेमाल चीन करते करते यहां तक पहुंचा हुआ है। सही है कुछ ढंग तक, और कुछ ढंग तक सही नहीं भी है। लेकिन मुद्दा ये यहां आता है, इन दो विचारधाराओं में जो संघर्ष हो रहा है, जो बढ़ रहा था, उसको हम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि रशिया और चीन की मित्रता हो गई, यानी एक गुट बन चुका रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान वगैरह वगैरह देशों का। और इधर दूसरा गुट है, वो है अमेरिका, सऊदी अरेबिया, 1-2 यूरोपियन देश, साउथ कोरिया, जापान, और फिर इन 2 गुटों को देखने वाला हमारा भारत। यानी देखिए, जिसे हम कहते हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपांशन, यानी विस्तारवाद। फिर ये विस्तारवाद राजकीय हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, विस्तारवाद पर कुछ देश काम कर रहे हैं जो काफी महत्वाकांक्षी है, और अपने अपने विस्तारवाद के लिए, सपनों के लिए, अपने अपने ड्रीम के लिए कुछ हथकंडे अपना रहे हैं। क्या इन हथकंडों में ये कोई नया हथकंडा है? यानी कल की तारीख में जैसे युद्ध खेले जाते थे पारंपरिक पद्धति से, क्या उस पद्धति से उन परिमाणों पे अब युद्ध खेले जाएंगे? शायद नहीं खेले जाएंगे। युद्ध का तरीका अब बदल चुका है। यानी ऐसा कोई हादसा निर्माण करो जिससे बाकी की अर्थव्यवस्थाओं को क्षति पहुंचे, हमारी अर्थव्यवस्था ठीक चले और हम आगे बढ़े। पता नहीं अब आगे और क्या क्या हो सकता है। यानी चीन के प्रति जो एक विश्वास की भावना थी वो करीबन कम हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है।
फिर वो अमेरिका में कम हुई है, भारत में कम हुई है और यहाँ वहाँ कम हुई है। यानी विश्व व्यापार संगठन जिसे हम कहते हैं, जिसमें कुछ नियम बनाए गए और इन नियमों के माध्यम से, नियमों के अंतर्गत व्यापार होता गया गए 25 सालों में, इस विश्व व्यापार संगठन की भूमिका का क्या होगा, पूरे विश्व के अर्थकारण का क्या होगा, कौन किस पे कितना विश्वास रखेगा, कहां आयात होगी, कहां निर्यात होगी। इससे और एक निष्कर्ष आता है कि भाई कंपनियों के जो मालिक होते हैं, जिसे हम भागधारक कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं, इनके संपत्ति में बढ़ोतरी लाने के लिए बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों ने क्या किया कि भाई अपना उत्पादन अमेरिका के बाहर किया, बहुत सारी प्रक्रियाएं अमेरिका के बाहर की। क्यों? खर्चा कम हो, मुनाफा बढ़े और टैक्स कम हो, वगैरह वगैरह। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो कोरोना के हादसे से और एक निष्कर्ष बाहर आता है कि किस अर्थव्यवस्था पर, किस देश पर, किसकी सारी क्या कहते हैं सिस्टम पर कितना विश्वास रखा जाए। जैसे कुछ दिनों पहले जापान की गवर्नमेंट ने कहा है, ऐसा हम सभी ने पढ़ा अपने कंपनियों के बारे में, कि भाई जापानीज कंपनियां अब चीन से बाहर निकले, जो भी कुछ व्यापार करना है जापान में करे, चीन से बाहर निकले। अब इतने सारे मुद्दे बाहर आ रहे हैं। चीन की मित्रता रशिया बना चुका है, रशिया के तेल का क्या होगा, सऊदी अरेबिया के तेल का क्या होगा, अमेरिका के शेल गैस का क्या होगा, ये सारे प्रश्न अब उभर रहे हैं। इनकी कीमतों का क्या होगा, ये भी प्रश्न उभर रहे हैं। लेकिन और एक मुद्दा बाहर आ रहा है, जब हम न्यूयॉर्क की ओर देखते हैं और मुंबई की ओर देखते हैं, गए कुछ सालों में, कुछ दशकों में अर्बनाइजेशन की मात्रा बढ़ती गई। हर एक को लगने लगा कि शहरों की ओर जाए, शहरों के डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स, वहाँ का जिसे हम कहें कंज्यूमरिज्म, कि भाई खाते रहो, पीते रहो, कमाते रहो, उस होड़ में बने रहो। गाँवों को हमने छोड़ा, तहसीलों को छोड़ा, शहरों में आकर बसे। ठीक है, अपने अपनी जगह पर शहर महत्वपूर्ण होते हैं, गांव भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हमें भूल गए कि गाँव में होने वाली खेती ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। छोटे किरानादार हमारे जो इर्द गिर्द थे, जिनको हम गए 3-4 साल में भूल गए थे। क्यों? ऑनलाइन शॉपिंग, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हम वहां जाने लगे। लेकिन किराना दुकानों वालों का महत्व, छोटे उत्पादकों का महत्व, खेती का महत्व, किसानों का महत्व, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्व, स्थानिक अर्थव्यवस्था का महत्व शायद हम कहीं पर भूल गए। यानी अगला मुद्दा यहाँ ये आता है कि भाई ग्रामीण व्यवस्था, शहरी व्यवस्था, इनमें जो एक संतुलन होना चाहिए, इस संतुलन को अर्बनाइजेशन की होड़ में हम कहीं पर भूल गए। अब हमें यह भी सोचना होगा कि हमारा जीवन कैसा हो, जीवन के लक्ष्य कैसे हो, खर्चे पर कैसा नियंत्रण लाया जाए। यानी कोरोना ने हमें एक बड़ा पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? क्या हमारी अपनी आदतों पर, जरूरतों पर, खर्चों पर हम बिल्कुल नियंत्रण ला सकते हैं। और ये जो बड़ा पाठ इस कोरोना ने हमें पढ़ाया है, इस पाठ को हमें आगे ले जाना होगा। उसका मतलब और एक है कि स्थानिक अर्थव्यवस्था और उसके जो मुद्दे होते हैं, उसका एक त्रिकोण होता है। ये त्रिकोण लागू होता है हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी। अब देखिए ना, अमेरिका की ओर देखिए, या स्पेन, इटली की ओर देखिए, या भारत की ओर देखिए, ज्यादा काम कोरोना की सारी समस्या के अंतर्गत कौन कर रहा है? देखिए, हमारे सरकारी अस्पताल, सरकारी बैंक्स, हमारी पुलिस की सारी यंत्रणा, ये सारी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। यानी गए 1 दशक में एक चर्चा हो रही थी कि हर जगह हम निजीकरण को लाएं, प्राइवेटाइजेशन को लाएं। अब इतना सारा प्राइवेटाइजेशन अगर होता, प्राइवेट बैंक ही होती, प्राइवेट अस्पताल ही होते, जिनकी अपनी कीमतें बहुत ज़्यादा होती, तो सामान्य आदमी कहाँ जाता? यानी मुद्दा मित्रों ये आता है कि मैंने 14 देशों का अभ्यास किया, उस पर एक किताब लिखी, इकोनॉमिक्स ऑफ सर्वाइवल, उसका भी एडिटिंग जारी है। जब ये अभ्यास मैंने किया तो एक मुद्दा मेरे ध्यान में आया, और वो ये है कि इन सारे 14 देशों में जो अच्छी अर्थव्यवस्थाएं हैं, कहीं पर भी सामान्य आदमी खुश नहीं है। फिर वो अमेरिका हो, अमेरिकी सामान्य आदमी हो, चीन का हो, रशिया का हो, ब्रिटेन का हो, या भारत का हो। यानी गए 3-4 दशकों में हमारा अर्थकारण, उसकी सारी यंत्रणा, उसकी सारी प्रक्रियाएं, इनकी ओर हमें एक बार और देखना होगा कि हमारा पब्लिक गवर्नेंस कैसा हो, पब्लिक सिस्टम कैसी हो। यानी जिसे हम कहते हैं कि सरकारी, सार्वजनिक उद्योग, लोगों की बैंक्स, इनका अपना एक महत्व होता है। तो त्रिकोण का एक कोण है सार्वजनिक व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था,
लोगों की जो प्राथमिक जरूरतें हैं, इन प्राथमिक जरूरतों का हमें कभी भी निजीकरण नहीं करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। दूसरी बाजू जो होती है त्रिकोण की, वो आती हैं छोटे उद्योजक, एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। भारत में इनकी संख्या लगभग 6 करोड़ की है। इतना सारा रोजगार ये लोग निर्माण करते हैं, स्थानिक अर्थव्यवस्था ये लोग ही संभालते हैं। यानी अब कोरोना के बाद इन्हें, जिसे हम कहते हैं कर्जा, ये कर्जा मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी ब्याज का दर क्या होगा, इनका जो प्रोडक्शन लॉस हुआ है, बिजनेस का लॉस हुआ है, इसमें से कैसे उभरेंगे, बाहर कैसे आएंगे, और इनके जो अपने कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है, बाकी सारी चीजें देनी है, ये सारा बोझ इन छोटे उद्योजकों पर पड़ने वाला है। तो इसमें हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होगा, फिर वो भारत का हो, अमेरिका का हो और कहीं पर हो, हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि त्रिकोण की ये दूसरी बाजू भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एसएमईज के कारण ही जर्मनी का अर्थकारण, उसकी अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था अच्छा काम कर रही है। यानी एसएमईज चाहिए, छोटे उद्योजक चाहिए, उनके अपनी बड़ी भूमिका है छोटे, भूमिका बड़ी है। और तीसरी जो दिशा है, तीसरा जो कोण है त्रिकोण का, वो है निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां। इनकी भी अपनी भूमिका है, इनका अपना एक काम है, एक रोल है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी देखिए, एक तरफ खेती, सेवा क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इनमें काम करने वाले हमारे निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां, निजी क्षेत्र के एसएमई, छोटे उद्योजक और सार्वजनिक क्षेत्र। यानी ये 3x3 का एक चौकोन होता है, एक चौरस होता है। यानी इसमें 9 हमारे डिब्बे हो गए, 3x3 अगर आप करो तो। ये सारा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, जिसे हम संतुलन कहते हैं, इसे हमें खोना नहीं चाहिए, इसे हमें संभालना होगा। ये बड़ा एक अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, थैंक्स टू कोरोना, अगर मैं कहूँ कुछ पॉजिटिव अगर इसमें से निकाले तो ये मुद्दा बाहर आता है। अब मैं थोड़ा और आगे चलूँ, भारत की ओर आता हूं मैं, कि हमारे यहाँ करीबन 65 से 70% जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, छोटे किसान है, इसे हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र। इनका कोरोना के बाद वेतन का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा? बहुत सारे अपने अपने गांव की तरफ चल चुके हैं, कुछ अटके हुए हैं यहाँ वहां पर, इनका क्या होगा? इनमें से जो कर्मचारी वापस नहीं आ पाएंगे कुछ समय तक, फिर लॉस ऑफ प्रोडक्शन का क्या होगा? जैसे मुंबई, हमारे महाराष्ट्र में मुंबई है, नासिक है, अहमदनगर, पूना का पट्टा है, इधर नागपुर है, फिर और यहाँ वहाँ नीचे देखो तो ऊपर दिल्ली है, दिल्ली के इर्द गिर्द का सारा जो विभाग है जहाँ बड़ा प्रोडक्शन होता है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, कोलकाता है, अहमदाबाद, सूरत है, बहुत सारे जितने भी हम अगर उद्योगिकी क्षेत्र कहें, इनका क्या होगा? यानी मुद्दा ये आता है कि कल के तारीख में बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां, बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां अपने भागधारकों की, पूंजीपतियों की संपत्ति को बढ़ाने हेतु एक नेटवर्किंग का ढांचा अपनाए हुए आगे चल रही थी। उसका मतलब यह है कि कहीं पर प्रोडक्शन करो अमेरिका के बाहर, कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन करो, कहीं पर पैकिंग करो, पूरे विश्व भर में बेचो और मुनाफे को बढ़ाओ। अब कोरोना ने हमें क्या पढ़ाया कि अलग अलग देशों पे कितना विश्वास रख सकते हैं। ओके, चीन से कितनी निर्यात कर सकते हैं, चीन से कितनी आयात कर सकते हैं, चीन को कितनी निर्यात कर सकते हैं। मुद्दे सारे के सारे आ रहे हैं बाहर। यानी मेरे देश की मिट्टी कितनी बढ़िया है, मेरे देश की अर्थव्यवस्था मुझे संभालनी चाहिए। सिर्फ स्वार्थ से काम नहीं होगा। यानी पूंजीपतियों को अब एक बड़ा पाठ मिला है, बड़े बड़े अधिकारियों को बड़ा पाठ मिला है कि जो ट्रायंगल होता है, त्रिकोण होता है, पिरामिड होता है, उसके नीचे की जो आम जनता है, उसका अर्थकारण, उसका रोजगार, उसकी बचत, बराबर उसकी जरूरतें, इनको अगर हम ना संभालें, हाँ, तो हमारा ग्राहक कौन होगा, हमारे कारखाने कौन चलाएंगे, कारखानों में काम कौन करेगा। यानी पूंजीपतियों को भी अगर अपनी संपत्ति को बढ़ाना होगा तो ये देखना होगा कि भाई आम आदमी खुश हो, आम जनता खुश हो, और उसके लिए जरूरत क्या होती है? पब्लिक सिस्टम की, गवर्नेंस सिस्टम की। देखिए ना, अमेरिका की मेडिकल सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम, हाँ, पूरे इंश्योरेंस के एक ढांचे में अटकी हुई थी, आज भी अटकी हुई है। बराक ओबामा साहब ने बहुत सारे प्रयास किए कि गरीब को, वहां के गरीब को मेडिकल ट्रीटमेंट कम खर्चे में, सस्ते में हो। अब हमारे यहाँ की इंश्योरेंस सिस्टम क्या है, भारत की हमारी मेडिकल सिस्टम क्या है?
हमें इंश्योरेंस, मेडिकल और बैंकों के हमारे डिपॉजिट्स, मध्यम वर्ग, कनिष्ठ मध्यम वर्ग, ये अपनी पूंजी कहाँ लगाए? हाँ, जो छोटे छोटे मैंने कहा उद्योजक, उनके प्रोडक्शन का जो लॉस होने वाला है, उनका जो नफा गए 2-3 मुनाफा जो 2-3 महीनों में कहीं दिख नहीं रहा है, यानी हमारे यहाँ जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स होने चाहिए उन पे भी हमें विचार करना होगा। और एक मुद्दा यहाँ ये है जिसे मैं कहूँगा कम्युनिटी फंडिंग, यानी सोशल फंडिंग। जैसे कुछ व्यापारी समाज, जैसे हमारा माहेश्वरी मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज, सिंधी भाइयों का समाज, जूज इन इजराइल या अमेरिका, यानी ऐसे कुछ जो व्यापारी समाज है, ये अपने समाज की पूंजी का व्यवस्थापन बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। हमें यह भी देखना होगा कि छोटे छोटे गांवों में, तहसीलों में वहां की पूंजी, वहां की बचत कम से कम मैं तो कहूँ 50% बैंकों में जानी चाहिए, यानी देश की मुख्य धारा में आनी चाहिए। लेकिन 50% वहाँ के वहाँ अपने तहसील में, अपने समाज में, जो वहाँ के जो छोटे छोटे उद्योजक हैं उनके लिए, किसानों के लिए कम खर्चे में, कम ब्याज के दर से क्या उन्हें उपलब्ध हम करवा सकते हैं? मुझे लगता है इस मॉडल की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यानी ऐसे अगर बड़ी आपदा आए, इस आपदा को जूझते समय, बाहर निकलते समय गरीबों के लिए, सामान्य लोगों के लिए एक बड़ा फंड अगर हो और ये समाज के माध्यम के द्वारा इसे अगर खड़ा किया जाए तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ समाज का उल्लेख, समाज की डेफिनेशन किसी जाति पाति से नहीं कर रहा हूँ। समाज का मेरा मतलब है स्थानीय समाज, जिसमें अलग अलग जातियों के लोग भी शरीक हो सकते हैं। ये मुद्दा मुझे लगता है बहुत बड़ा है, बहुत आवश्यक है। और इसमें हमें यह भी देखना होगा कि हमारी अपनी गरीबी की व्याख्या क्या है, गरीब किसे कहा जाए। अमेरिका में भी काफ़ी गरीब है, फ्रांस में गरीब है, चीन में गरीब है, भारत में गरीब है। यानी गरीबों को, जिसे हम कहते हैं एक बेसिक वेज, एक मूल वेतन मिलना चाहिए। मूल वेतन की अपनी एक वैश्विक व्याख्या भी है, हमें भारत के हिसाब से करनी होगी। ये मूल वेतन, बेसिक वेतन हमें गरीबों को देना होगा। अगर गरीब नहीं टिकेंगे, सामान्य लोग नहीं टिकेंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था आगे नहीं जा पाएगी। इसके सारे परिणाम इस कोरोना के पहले हम देख चुके हैं। भारत में हमने देखा है, यहाँ वहाँ हर जगह देखा है। चीन के वृद्धि का भी दर ढल चुका है। अमेरिका अपने आर्थिक परिणामों से, आर्थिक समस्याओं से पहले ही जूझ रहा था। करीबन मैं कहूँ ईस्वी सन 2000 से जूझ रहा है, गए 20 सालों से जूझ रहा है, जो अमेरिका ने खुली मात्रा में हमें दिखाया नहीं। ये सारे प्रश्न, ये सारी वास्तविकता आज बाहर आ रही है। तो कोरोना ने हमें ये भी एक पाठ पढ़ाया है। मित्रों, मेरा आखिरी निष्कर्ष जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार गए 20 सालों से लिखता आया हूँ कि हमारे देश में हमारे किसान इकट्ठा आए, उनका अपना एक ढांचा हो, सहकारी ढांचा। सहकार में हम कंपनी का ढांचा भी ला सकते हैं, यानी कंपनी की जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसका फायदा, और सहकार की जो एक समानता होती है, समता होती है, जो एक समता का सिद्धांत होता है, उसका फायदा। इन दोनों फायदों को इकट्ठा लाके हम किसानों के उस सारे कृषि क्षेत्र का एक अच्छा ढांचा बना सकते हैं, जिससे सारी प्रक्रियाएं किसान इकट्ठा आकर कर सकते हैं, खर्चा कम कर सकते हैं, उनका अपना एक बिजनेस मिक्स हो सकता है। यानी समझो 200 किसान इकट्ठा है, उनकी 400 एकड़ जमीन है, तो उसमें कहीं पर जवार को बनाया, कहीं पर गेहूं को बनाया, कहीं पर गन्ने को बनाया, कहीं पर और किसी को बनाया, और ये सारे जो सारी कमोडिटीज है, इसमें होता क्या है, रिस्क का डिवीजन होता है। धोखा जो होता है वो कम होता है कि भाई जवार की कीमतें नहीं मिली, या शुगर कैन गन्ने की कीमतें नहीं मिली, या बाजरे की कीमतें नहीं मिली, कहीं कीमतें मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है। कुल मिला के कुछ न कुछ तो मुनाफा हुआ है। वो सारे 100 किसान, 200 किसान बांटकर अपनी घर गृहस्थी चला सकते हैं। ये ढांचा हमें खड़ा करना होगा। मुंबई स्थित मुंबई ग्राहक पंचायत के विले पार्ले विभाग का मैं अध्यक्ष हूँ, इसलिए ग्राहकों की जरूरत है। यानी एक ट्रायंगल है कि भाई किसान, छोटे किराना वाले, छोटे दुकानदार और हम ग्राहक, इस त्रिकोण को भी हमें बरकरार रखना होगा, आगे ले जाना होगा। यानी किसान को अच्छी कीमत मिले, किराना वाला जो है, जो रोजगार का निर्माण करता है, जो स्थानिक अर्थकारण का आधार है, उसकी अपनी दुकान चले, और ग्राहक को भी तसल्ली हो कि उसे रीजनेबल दाम में, अच्छे दाम में उसकी सारी कमोडिटीज, उसका सारा धान मिल रहा है। इस ढांचे को भी हमें आगे बढ़ाना होगा। किराना दुकानदारों को सोचना होगा कि क्या हम इकट्ठा आकर हमारी दुकानें, उसकी सारी प्रक्रियाएं, उसका सारा स्टोरेज, फिर वो कोल्ड स्टोरेज और को हो,
उसका सारा डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सारी सिस्टम, इसको इकट्ठा आकर चला सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, मार्केट का संशोधन कर सकते हैं। इन सारे ढांचों पर अब हमें ध्यान देना होगा। तब जाके हम देख सकेंगे कि भाई कोरोना आए जाए और कोई नई विपदा आए, हाँ, हम ये देखेंगे कि क्षेत्र क्षेत्र में, तहसील तहसील में, गांवों गांवों में, शहरों शहरों में स्थानिक अर्थव्यवस्था बड़ी डट के खड़ी हुई है। उसकी अपनी एक ताकत है और उससे सारे देश की अर्थव्यवस्था बनती है और वो सारे विश्व की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाती है। तो मित्रों, मैं मेरा यह संभाषण संवाद यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। मुद्दे तो मैं काफी और उठा सकता हूँ, और भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं। चलो, कोरोना की विपदा से पहले हम बाहर निकले, घर में बैठे बैठे हमें बाहर निकलना है और घर में बैठे रहें, सुरक्षा बरकरार रखें। इन सारी मुद्दों पर हम सोचें कि भाई कोरोना के बारे में और कोरोना के बाद हमारा अर्थ कारण, विश्व का अर्थ कारण, देश का अर्थ कारण, तहसील का अर्थ कारण ये कैसा हो, इस पर विचार कीजिए। आपके पास अभी समय है कुछ चिंतन करने के लिए, कुछ मनन करने के लिए, तो बस इस पर थोड़ा सोचे, समय दे। इसलिए मैंने आपके सामने कुछ मुद्दे रखे। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.